नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आहड़ आहड़ सभ्यता। जिस समय हम देखते हैं कि पंजाब, सिंधु, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त थी, उसी समय लगभग दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आहड़ या बना सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता आज से 4000 वर्ष पुरानी अर्थात 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग अपने चरम पर थी। क्योंकि सबसे पहले उदयपुर नगर से 2 मील पूर्व की ओर आहड़ गांव में इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इसे आहड़ या आघाटपुर सभ्यता कहा जाता है। बनास नदी तट के लगभग अनेक स्थल, इसमें लगभग 50 स्थल पाए गए हैं, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी हम कह सकते हैं। आगढ़ सभ्यता के स्रोत हैं जैसे मृदभांड, भग्नावशेष, प्रस्तर के उपकरण, तांबे से निर्मित शस्त्र आदि, अस्थियां, मणियां आदि। आहड़ जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तरी पूर्वी राजस्थान, जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, उसी तरह अरावली पर्वत दक्षिण पूर्व राजस्थान पर अधिक मेहरबान है। अरावली पर्वत की दक्षिणी पूर्व ढाल पर हरियाली के अलावा कीमती धातुओं के अनेक खाने भी हैं। आहड़ अरावली पर्वत की दक्षिणी पूर्वी ढाल पर स्थित है। मेवाड़ के इस प्रदेश को प्राचीन काल में मेद पाटक कहा जाता था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका 10वीं व 11वीं शताब्दी का नाम आघाटपुर या आधार दुर्ग बताया। बोलचाल की भाषा में इसे धूलकोट कहा गया, अर्थात धूल का टीला। आहड़ कस्बा आहड़ नामक छोटी सी नदी पर स्थित है। यह बनास नदी की सहायक नदी है। आहड़ सभ्यता केवल आहड़ नदी की घाटी तक सीमित न कर बनास व चंबल नदी घाटी तक में विस्तृत है। कुछ वर्षों बाद सुरकोटड़ा में जब उत्खनन हुआ तो ऐसा लगा कि वहाँ के अवशेष आहड़ सभ्यता से साम्यता रखते हैं। आहड़ और गिलुंड में भी जो अवशेष प्राप्त हुए वे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से साम्यता रखते हैं। आहड़ अरावली पर्वत की श्रेणियों से घिरा है, जबकि गिलुंड नदी के मैदानी भागों में स्थित है। गिलिंड को आदर्श सभ्यता का सबसे महान केंद्र माना जाता है। सन 1954-55 में श्री रत्न चंद्र अग्रवाल ने इस आहड़ स्थान की खोज कर सीमित मात्रा में खुदाई प्रारंभ की। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़ के उत्खननों में तांबे के औजार, आभूषण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु लोहे की एक भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है। बाद में सन 1961-62 में इसका उत्खनन प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने किया, जिनको SD सांकलिया भी कहा जा सकता है। SD सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल पर पुनः उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। आहड़ का जो काल विभाजन है, जैसे धूलकोट शब्द से स्पष्ट है कि आहड़ में मिट्टी के ऊंचे टीले थे। इनमें सबसे बड़ा टीला 1500 फीट लंबा व 45 फीट ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई 500 फीट मापी गई है। कुछ वयोवृद्ध लोगों का कहना है कि 30 से 40 वर्ष पूर्व यह टीला दोनों ओर से 200 फीट और विस्तृत था। इस टीले पर कई बस्तियां बसाई व उजाड़ी गई। कालीबंगा की भांति हाड़ सभ्यता को भी 2 कालखंडों में बांटा जा गया है। कालखंड प्रथम और ऊपर के भाग को कालखंड द्वितीय कहा गया। इनके पश्चात दोनों कालों को 3-3 उपखंडों में बांटा गया। जो निचला कालखंड है वह 1940 से ईस्वी पूर्व से 1550 ईस्वी पूर्व से लगभग 110 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है।
तो नीचे का जो सबसे निचला कालखंड है 1940 से ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, और नीचला का जो कालखंड है उसका तीसरा उप उपकालखंड 110 ईस्वी पूर्व पर आकर खत्म होता है। अतः और जो दूसरा ऊपरी कालखंड है वो 300 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होकर 1750 ईस्वी तक आता है। तो ऊपर के काल विभाजन की रेखाओं से स्पष्ट है कि आहड़ का ताम्र युगीन पूरा काल लगभग 200 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है तथा 1200 ईस्वी पूर्व तक चलता है। प्रोफेसर एस.डी. साकलिया ने धूलकोट नामक टीले का उत्खनन के लिए 14 खाइयां खोदी। इनमें से केवल 2 ही खाइयां ऐसी है जिसमें ऐतिहासिक काल की सामग्री नहीं है, अन्य 12 खाइयों में पूरा ऐतिहासिक काल की सामग्री प्राप्त हुई है। आहड़ से प्राप्त जो पुरातत्व उपकरण है उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अचल पुरातत्व उपकरण और एक चल पुरातत्व उपकरण। अचल पुरातत्व उपकरण में हम देखते हैं कि भवन है, आहड़ के जो भवन है कालीबंग की अपेक्षा छोटे थे और नींव में आहड़वासी शिष्ट नामक पत्थर काम में लेते थे। शिष्ट पत्थर के टुकड़ों कर उन्हें गारे से चिपकाकर नींव में लगाया जाता था और ये पत्थर यहाँ की पड़ोस की पहाड़ी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। गारा नदी नामक लाई गई मिट्टी का बनाया जाता था। शिष्ट पत्थर से नींव भरकर उन मकानों की दीवारें 2 प्रकार से बनाई जाती थी, पहले मिट्टी की ईंटों की दीवारें, दूसरा बांस की चटाइयों की दीवारें। मिट्टी की ईंटों से बनी दीवारों में चकमक पत्थर के शीशे के समान चमकते कण बहुत मात्रा में पाए हुए हैं। चकमक पत्थर आहड़ की नदी घाटी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चकमक पत्थर को टुकड़ों में विभाजित करने में नदी की बाढ़ सहायक नहीं होती थी, वरन ये पत्थर कड़ी गर्मी में कड़ी सर्दी में स्वयं टूट जाते थे। इस चकमक पत्थर को चूरे को सुदृढ़ता लाने की दृष्टि से नहीं अपितु दीवारों को चमकीली व सुंदर बनाने की दृष्टि से गारे में मिलाया जाता था। कुछ मकानों की दीवारें बांसों की चटाइयों से निर्मित थी और आहड़वासी इन चटाइयों के अंदर व बाहर दोनों ओर मिट्टी का मोटा प्लास्टर चढ़ा देते थे। मकानों की फर्श चिकनी काली मिट्टी से बनाई जाती थी। चूल्हे की राख में काली मिट्टी मिलाते थे। काली मिट्टी के साथ पीली मिट्टी का भी मिश्रण मिलता है। फर्श में गड्ढे पड़ जाने पे तो गड्ढों में मिट्टी में लीप कर भर दिया जाता था, परंतु आहड़वासी फर्श में गड्ढे पड़ने पर चिकने गोल पत्थरों के टुकड़ों को उन गड्ढों में भरकर फर्श की मरम्मत कर देते थे। आहड़वासी छत कच्ची बनाते थे, बांस व फूस का प्रयोग करते थे। इन भवनों को आज की भाषा में झोपड़ी कह सकते हैं। ये आयताकार होते थे और इनमें प्रवेश द्वार एक ही होता था। आहड़वासी भवन छोटे बनाते थे, परंतु कहीं कहीं बड़े भवन भी हमको अवशेष में मिले हैं। उनमें से एक 30 × 20 फीट लंबा है। ये मकान बहुत कम होते थे। उत्खनन बांटने वाली विभाजक दीवारों के चिन्ह भी मिले हैं, जिन्हें बल्लियों के छेद के रूप में, प्लस्तर के उन टुकड़ों के रूप में उनके प्रमाण मिले हैं। बड़े भवनों में 2 या 3 चूल्हों का मिलना इस बात को स्पष्ट करता है कि उस युग में ये संयुक्त परिवार प्रथा दृढ़ता से प्रचलित थी। आरंभ से लेकर अंत तक अर्थात लगभग 800 वर्षों तक यहाँ पर लोगों ने कम से कम 13 बस्तियाँ बसाई थी, किंतु प्रत्येक बार मकानों की परियोजना ज्यों की त्यों रही। जब नए मकान बनाए गए तब पुराने टूटे हुए मकानों की नींवों या दीवारों की मरम्मत करके अर्थात पुराने मकानों के ही फर्शों को ऊंचा करके मकान बना लिए जाते थे। चल संपत्ति के अवशेषों में हम देखते हैं कि मिट्टी के उपकरण, आहड़वासी काले व लाल प्रकार के मडभान,
बनाया करते थे और साल भर का अनाज उन बड़े बड़े मर्द भांडों में भर के रख लिए करते थे। आहड़वासी या आहड़ के कुम्भकार भांड बनाने की कला में इतने दक्ष थे कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तनों को सुंदरता प्रदान करते थे। प्रोफेसर एच डी साकलिया के अनुसार आहड़ के कुम्भकार 7 प्रकार के मृदभांड बनाते थे। इन 7 प्रकार के मृदभांडों में काले लाल रंग का मृदभांड सर्वोत्तम है। इस प्रकार के मृदभांडों का निचला भाग तो लाल होता था, किंतु कंधे के ऊपर का हिस्सा या भीतर का संपूर्ण भाग काला होता था। ये उल्टी तपाई शैली से बनाया करते थे। इस प्रणाली में तैयार किए गए भांडों को आग में तपाने से पूर्व उन्हें घास फूस में से भर दिया जाता था। इसके उपरांत उनके भट्टी के समीप इस प्रकार रखा जाता था कि उनका मुंह नीचे की ओर और पैना ऊपर की ओर उल्टा रखा जाता था। इस पैंदे पर कोई अन्य भांड नहीं रखा जाता। इसके पश्चात इसके मुंह व कंधे के पास नीचे की ओर खूब सारी घास फूस लकड़ी रख दी जाती थी। उसे हल्की गीली मिट्टी से ऊपर से ढक दिया जाता था जिससे उसे हवा नहीं लग सके। अब पैंदे के ऊपरी भाग पर लकड़ी इस प्रकार रखी जाती थी जिससे कि पैंदे के हिस्से को हवा निरंतर लगती रहे। इसके पश्चात भट्टी में आग लगा दी जाती थी और पकने पर ये मृदभांड मुंह की ओर से काले और पैंदे के भाग की ओर से लाल निकलते थे। इसके अलावा चित्रित मृदभांड भी आहड़वासी बनाते थे। चित्रण सफ़ेद रंग के गेरू से किया जाता था। चित्रण भांडों के ऊपरी भाग काले व अंदरूनी भाग पर किया जाता था जिसमें ज्यामितिक चिन्ह, सीढ़ीनुमा आकृति, घासनुमा आकृति, गहरी लाल रेखाएं बना दी जाती थी। मृदभांडों में गहरी तश्तरियाँ, गहरे कटोरे प्रमुख हैं और किसी नैवेद्य पात्र भी प्रमुख। इसके अलावा गहरे लाल रंग के मृदभांड जिनको 3 तरह से सजाया जाता था, जैसे खींचित विधि। इस विधि में बांस या लकड़ी के छोटे नुकीले टुकड़ों को लेकर उन्हें कील की भांति बना दिया जाता था। इसके उपरांत जब बर्तन थोड़ा गीला रहता था उसी समय इस नुकीले टुकड़ी लकड़ी से उस पर सीधी तिरछी आड़ी व लहरदार जालीदार रेखाओं से भिन्न भिन्न डिजाइन बना दिया जाता था। दूसरी विधि थी ऊपर से चिपकाई गई विधि। इस विधि के अंतर्गत बर्तन जब गीला रहता था इस पर बाहरी से गीली मिट्टी के टुकड़ों को विभिन्न आकार प्रकार में बनाकर चिपका दिया जाता था। कभी कभी ये गोल होते थे, कभी लंबे होते थे। तीसरी विधि चिपकाकर कुरेद कर बनाई जाने वाली विधि। बांस या लकड़ी के तीखे तेज टुकड़ों की सहायता से बर्तन पर चिपकाए हुए भाग पर या अन्यत्र कहीं कुदेर कर थोड़ी मिट्टी निकाल देते थे। इसका परिणाम होता था कि मृदभांडों की सतह पर कई प्रकार की डिजाइन बन जाती थी। आहड़वासी काले चितकबरे दूसरे मृदभांड भी बनाया करते थे। कुछ विशिष्ट प्रकार के मृदभांड भी हमें आहड़ से देखने को मिलते हैं, जैसे ऊंचे आधार पर बने कटोरे, तश्तियाँ जिनको नैवेद्य पात्र भी कह सकते हैं, या ऊंचे आधार पर बनी कटोरियाँ और भी उसके अंदर भीतर एक छोटे कटोरे वाली तश्तरी, लोटा, गहरा कटोरा, तसला, घड़ा, हैंडल वाले बर्तन आदि। आहड़ से सिर खुल जाने का यंत्र भी पाया गया है। मन के मैल खुरे, कर्णाभूषण और पूजा की थाली भी पाई गई है। आहड़ से धातु गलाने के 2 ऐसे लंबे वे यंत्र भी पाए गए हैं। खिलौने, दीपक और गोलियां व मानव आकृतियां भी हमें आहड़ से प्राप्त हुई है। आहड़ में लगभग 20 मील के क्षेत्र में देववाड़ी, दिलवाड़ा, कोटड़ियाड़ी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे तांबे की खानें आज भी हैं। तो आहड़ एक ताम्र सभ्यता थी और तांबे के उपकरण आहड़ से प्राप्त हुए हैं, जैसे कुल्हाड़ी, छल्ले, चूड़ियाँ, चाकू, सुरमे की सलाइयाँ आदि। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे और उससे उपकरण बनाने की कला में दक्ष थे।
आहड़ में बस्ती बसाने का एक प्रमुख कारण यहाँ तांबे का मिलना भी रहा होगा। आहड़ से हमें पत्थर पाषाण निर्मित उपकरण भी पाए गए हैं। इसके अलावा वस्तुओं को तोड़ने के लिए बने 34 गोल हथौड़े व 243 लंबे हथौड़े मिले हैं। 23 सिलबट्टे पाए गए हैं। हड्डियों से निर्मित उपकरण भी हमें मिले हैं, जैसे सुई, सुरमा लगाने की सलाइयाँ। आहड़ से हमें मणके भी प्राप्त हुई। यहाँ 151 मणकों की उपलब्धि हुई है, जिसमें हड्डी के, कॉर्नियल के, क्रिस्टल के, फेमेंस, जैप्सर, लैपिस लेजुली, सेल खड़ी, ग्लास के मणके हमें मिले हैं। सिलबट्टा व चावल, सिलबट्टे भी आहड़ के रसोई घर में पाए गए हैं। सबसे बड़ी सिल 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी है। ये सिलबट्टे बलुआ पत्थर के हैं और क्वार्टसाइट्स दोनों के ही हैं। आहड़, अभी नई रिसर्च से ये ज्ञात हुआ है कि आहड़वासी चावल का उपयोग करते थे और ये चावल लंबी किस्म का होता था, जिसकी तुलना हम देहरादून के चावलों से कर सकते हैं। आहड़वासी मांसाहारी भी थे। वो मछली, कछुआ, भैंसा, बकरा, हिरण, सूअर आदि जीवों की हड्डियों से प्राप्त लगता है कि वे इन्हें खाया करते थे। मछली और कछुए के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि आहड़वासी शिकार के शौकीन थे। आहड़ के आसपास के क्षेत्रों से हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में भीलों का बाहुल्य था। अतः संभव है कि आहड़वासी वर्तमान भीलों के पूर्वज रहे होंगे और भीलों के मकान भी आहड़ के मकानों के अनुरूप बनाए जाते हैं और इनकी डिज़ाइनें भी आहड़ सभ्यता से मिलती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आहड़वासी भीलों के पूर्वज रहे होंगे। आहड़ सभ्यता राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से मानी जाती है और हम देखते हैं कि कुछ विद्वान मृदभांडों के आधार पर लोथल और आहड़ का संबंध जोड़ते हैं और कच्छ व सूरकोटड़ा के जो साम्यता मिलती है, कच्छ सूरकोटड़ा के और आहड़ के मृदभांडों में साम्यता मिलती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आहड़ जो है वे गिनती प्राचीन सभ्यताओं में की जाती है और यहाँ का जो हम देखते हैं कि स्थानीय जाति जो भील थी, उनसे यह सभ्यता, उन्होंने ये सभ्यता को विकसित किया होगा। धन्यवाद।